सीएसआर के बारे में बात कर लेते हैं कि सीएसआर क्या है क्या नहीं है। सीएसआर यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है। एक्चुअली कंपनीज एक्ट 2013 जब पारित हुआ था, जब नया आया था ये, तो ये एक नया फीचर था। इसमें ऐसा हुआ था कि चाहते थे कि कंपनी जो है उसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाए, अपनी कम्युनिटी की तरफ वो चैरिटी करे। और चैरिटी जो है उन्हें करना ही पड़ेगा, मतलब ज़बरदस्ती करना ही पड़ेगा, क्योंकि लॉ बोल रहा है। और अगर नहीं करते हो तो पेनल्टी की प्रोविजंस है। कितने अमाउंट होता है, बेसिकली कुछ ही कंपनीज पे एप्लीकेबल होता है जो एक सर्टेन क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। और 2% जो अमाउंट है ऑफ प्रीसीडिंग 3 years का नेट प्रॉफिट का एवरेज 3 साल के नेट प्रॉफिट किया, उसका 2% जितना आपको फिलेंथ्रोपिक कॉज या चैरिटी में आपको स्पेंड करना पड़ेगा। सरकार चाहती थी कि सोशल और एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो सरकार पूरी नहीं कर पा रही है वो कॉर्पोरेट पूरी करे। इस टाइप से उनका पर्पस था। तो अब बेसिकली कौन कौन से सेक्शंस और क्या क्या है, बेसिकली 2 सेक्शंस भारी होते हैं। मेजर है सेक्शन 135 134, यानी कि बोर्ड रिपोर्ट में क्या डिस्क्लोज करना है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और उसके लिए एक अलग शेड्यूल 7 है कंपनीज एक्ट के पीछे, जिसमें दिया गया है कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ जो है वो कंपनी कर सकती है। चैरिटी किन किन लाइंस में, किन किन कैटेगरी वाली चीज़ों में आप कर सकते हो। हर चीज़ में आप चैरिटी नहीं मानेंगे कंपनी की। तो आपको बोर्ड रिपोर्ट में डिस्क्लोज करना है। डिस्क्लोज क्या करना है कि कैसी आपने पॉलिसी बनाई है, और किस तरीके से उस पॉलिसी को, सीएसआर पॉलिसी बनाई है और उस पॉलिसी को आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो, और साल भर में आपने क्या इनिशिएटिव लिया है वो आपको बोर्ड रिपोर्ट में, डायरेक्टर्स रिपोर्ट में आपको डिस्क्लोज करना है। साथ ही साथ ये जो लॉ बताता है कि किन किन पे एप्लीकेबल है सीएसआर, जो सीएसआर कमेटी बनेगी उसमें कौन कौन से लोग होंगे, कितने लोग होंगे, सीएसआर कमेटी का रोल क्या होगा, और साथ ही साथ डिस्क्लोजर जो रहेंगे बोर्ड रिपोर्ट में सीएसआर कमेटी से रिलेटेड, सीएसआर पॉलिसी से रिलेटेड, वो क्या होंगे। सीएसआर पॉलिसी क्या होती है, कैसे होती है, सीएसआर एक्सपेंडिचर कितना करना पड़ता है, और अगर नहीं किया तो उस अमाउंट को कैसे यूटिलाइज करना पड़ता है। साथ ही साथ अगर सीएसआर के लॉ को नहीं फॉलो किया गया, कंपनीज एक्ट में दी गए प्रोविजंस को नहीं फॉलो किया गया, तो क्या क्या पेनल्टी लगा सकते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी पावर दी है कि वो स्पेसिफिक डायरेक्शन दे सके कंपनी को, और किन केसेस में सीएसआर कमेटी बनाने की ज़रूरत नहीं है। और बेसिकली मोटा मोटा हम इन सबको कवर करेंगे। साथ ही साथ इन सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए स्पेसिफिक रूल्स हैं, जैसे कि वेबसाइट से रिलेटेड रूल्स है, अगर अनस्पेंड अमाउंट है तो कैसे हमें ट्रांसफ़र करना है उनके बारे में रूल्स है, वो भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो सीएसआर जो है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं कि किन किन पे लगता है सीएसआर। तो सारी कंपनीज इंक्लूडिंग जो फॉरेन कंपनीज हैं उन पे भी सीएसआर एप्लीकेबल हो रहा है। उन्हें भी भारत में चैरिटी करनी ही पड़ेगी। कमा के जा रहे हो हमारे यहाँ से तो आप यहाँ चैरिटी करो। तो लेकिन एक लेवल वाली कंपनी से ही बोल रहे हैं, छोटी मोटी कंपनी से नहीं बोल रहे हैं। इनके क्राइटेरिया ये सेट है कि नेटवर्थ 500 करोड़ है। नेटवर्थ क्या होता है, नेटवर्थ होता है बेसिकली आपकी पेड अप शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। अगर 500 करोड़ से ज़्यादा है, 500 करोड़ या उससे ज़्यादा है, तो आप सीएसआर में आ रहे हो। या फिर ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा है, तो टर्नओवर 1000 करोड़ से ज़्यादा है, तब आपको सीएसआर के प्रोविजंस को फॉलो करना पड़ेगा। आपको सीएसआर का अमाउंट पे करना पड़ेगा, चैरिटी करनी पड़ेगी। और अगर ये भी नहीं हो रहा है तो 5 करोड़ से ज़्यादा का नेट प्रॉफिट आपको पे करना, 5 करोड़ से ज़्यादा का नेट प्रॉफिट कंपनी का हो रहा है तो भी सीएसआर लग जाएगा। कुछ भी इनमें से एक भी कंडीशन एप्लीकेबल हो गई तो सीएसआर की लाइबिलिटी आ जाएगी। इसके बारे में करते हैं कि आपको ये क्राइटेरिया कब से देखना है। तो प्रीसीडिंग ईयर में आप देख लीजिए कि अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल हुआ रहा है तो नेक्स्ट ईयर से आपको सीएसआर का प्रोविज़न बनाना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा, तो सबसे पहले तो सीएसआर कमेटी बनाओ, और सीएसआर कमेटी के पास पावर रहती है सीएसआर इम्प्लीमेंट करने की। और एटलीस्ट 2% ऑफ आपके पिछले 3 साल के जो एनुअल नेट प्रॉफिट है, एनुअल नेट प्रॉफिट भी कैसे कैलकुलेट करेंगे वो भी बताएंगे, वो आपको इस फाइनेंशियल ईयर में खर्च करना पड़ेगा चैरिटेबल पर्पज़ में। और उन्हीं पर्पज़ के लिए आप खर्च कर सकते हो जो शेड्यूल 8 में दी गई क्राइटेरियाज़ हैं, दी गई कैटेगरीज हैं, उनमें ही आप खर्च कर सकते हो, और किसी ऑब्जेक्टिव के लिए नहीं खर्च कर सकते हो। सीएसआर कमेटी 3 से ज़्यादा के डायरेक्टर होने चाहिए, और कम से कम एक डायरेक्टर इंडिपेंडेंट होना चाहिए। हाउएवर अगर आप पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का प्रोविजन नहीं लगता है, क्योंकि हर एक कंपनीज को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को रखने की ज़रूरत नहीं है, अपॉइंट करने की ज़रूरत नहीं है,
तब उन केसेस में 2 या उससे ज़्यादा डायरेक्टर भी CSR कमेटी फॉर्म कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाउएवर हम बात करते हैं सेक्शन 135 सबसेक्शन 9 की। वो बोलता है कि कुछ कंपनीज जो हैं उन्हें CSR को फॉलो नहीं करने की, CSR कमेटी बनाने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि CSR पे तो करना है लेकिन कमेटी बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर उनका 50 लाख से ज़्यादा का जो है CSR का अमाउंट नहीं होता है, यानी कि दान दक्षिणे का टोटल अमाउंट 50 लाख से ज़्यादा का नहीं होता है, यानी कि वो 2% ऑफ 3 ईयर्स नेट प्रॉफिट, 3 साल के नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय उसका एवरेज वाला इस टाइप से नहीं हो पा रहा है, तो हमें जो है वो CSR कमेटी बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको ये बात कर लेता हूँ कि ये जो पॉइंट से नए अमेंडमेंट आया है उसमें ये आया है कि अगर फिर भी आपकी होल्डिंग और सब्सिडायरी कंपनी है जो अबव क्राइटेरिया को कर रही है, यानी कि वो बड़ी कंपनी है और ज़्यादा अमाउंट का चैरिटी कर रही है 50 लाख से ज़्यादा का, तो आपको भी बनाना पड़ेगा CSR कमेटी। और फॉरेन कंपनी जो है जिनका ब्रांच ऑफिस या प्रोजेक्ट ऑफिस है इंडिया में, उन्हें भी CSR कमेटी बनाना पड़ेगा। अब कुछ डेफिनेशन है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, यानी कि जनरल मैनेजमेंट के खर्चे जो है, जो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है CSR को इम्प्लीमेंट करने के लिए, डिज़ाइन करने के लिए, बट एक जनरल खर्चा हो जाता है एम्प्लॉय का, स्टाफ का, प्रमोट करने का। तो एडमिनिस्ट्रेटिव टाइप ऑफ खर्चे इस टाइप से होते हैं। साथ ही साथ ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स का मतलब होता है मल्टी ईयर प्रोजेक्ट्स, जो 3 साल से ज़्यादा एक्सटेंड नहीं होते लेकिन 1 साल से ज़्यादा एक्सटेंड होते हैं, उन्हें ऑनगोइंग प्रोजेक्ट बोला जाता है। अब नेट प्रॉफिट, क्योंकि 3 साल के नेट प्रॉफिट को का एवरेज लिया जाता है और उसका 2% जो है वो आपको पे करना है, तो वो आपको पे करना है, वो उसकी आपको चैरिटी करनी है। तो वो नेट प्रॉफिट क्या क्या इंक्लूड होएगा, क्या क्या नहीं इंक्लूड होएगा। तो सबसे पहले कि अगर कोई कंपनी है उसकी ओवरसी ब्रांच से बाहर काम कर रही है, तो वो अमाउंट, वो वाला प्रॉफिट जो है जो बाहर से कमा रही है उसे हटा दो। अगर आप डिविडेंड बांट रहे, आपके पास डिविडेंड की भी इनकम आ रही है, नेट प्रॉफिट में डिविडेंड की भी इनकम जुड़ रही है क्योंकि आपकी दूसरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट है और उस कंपनी ने इन्वेस्टमेंट बांटा है और उसने CSR का पेमेंट भी कर दिया है, तो वो अमाउंट भी आप डिडक्ट कर लो। अगर उसने CSR का पेमेंट नहीं किया है तो आपको उस अमाउंट को इंक्लूड करना है। अगर नहीं कर दिया है उसने CSR का पेमेंट, उस पर CSR लॉ एप्लीकेबल होता है, तो आपको वो अमाउंट इंक्लूड नहीं करना है। फॉरेन कंपनी जो है उस पर सिर्फ एक अमाउंट जो इंडिया से कमाए हैं उतना ही प्रॉफिट का आपको लगेगा। पूरी फॉरेन कंपनी का टोटल जहां ग्लोबल इनकम पे नहीं लगेगा 2% वाला क्राइटेरिया, सिर्फ इंडिया में जो कमाई हुई उसका होएगा। CSR पॉलिसी बेसिकली क्या होती है? एक पॉलिसी ये होती है कि यार CSR कमेटी ने रिकमेंड की है कि किस तरीके से जो इतना पैसा कंपनी खर्च करेगी वो एक प्रॉपर डायरेक्शन में हो, तो और किस तरीके से कौन से प्रिंसिपल्स गाइड करेंगे, किस पर्टिकुलर फील्ड में हम जो है लोगों का ध्यान करेंगे, चैरिटी करना पड़ेगी, वो वाली चीज़ें हैं। और एनुअल एक्शन प्लान क्या रहेगा इन पैसे खर्च करने का। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि यूनाइटेड नेशंस जैसी ऑर्गेनाइजेशंस जिनको भी हम CSR फंड कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि ये CSR पॉलिसी जो है वो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ कर सकती है CSR में जो पैसा हो रहा है। तो अगेन शेड्यूल 7 जो है वो बता रहा है, उसके हिसाब से हम कर लेते हैं। हंगर को ख़त्म करना, पॉवर्टी को ख़त्म करना, माल न्यूट्रिशन को ख़त्म करना, सैनिटेशन को प्रमोट करना, सेफ ड्रिंकिंग वाटर मुहैया करवाना, लोगों को एजुकेशन देना, स्पेशल स्किल एजुकेशन देना। इस टाइप के अगर प्रोजेक्ट्स है तो आपको CSR का पेमेंट नहीं करना पड़ता है। CSR का पेमेंट इन एक्टिविटीज़ में कर सकते हो, जेंडर इक्वालिटी कर रहे हो या फिर इकोनॉमिक और सोशल बैकवर्ड लोगों के लिए आप कुछ कर रहे हो, एनवायरनमेंट के लिए आप कर रहे हो, एग्रो फॉरेस्ट्री बढ़ा रहे हो, एनिमल वेलफेयर के लिए आप काम कर रहे हो, तो आप नेशनल हेरिटेज और आर्ट एंड कल्चर को प्रमोट कर रहे हो, उन्हें बचा रहे हो, उन्हें रिस्टोर कर रहे हो। साथ ही साथ आर्म फोर्स हैं, उनकी विडो हो गई या जिन्होंने आर्मी में नौकरी की थी, उनके लिए अब आप कुछ काम कर रहे हो, तो आपको CSR आप खर्च कर सकते हो। साथ ही साथ स्पोर्ट्स को करना, ओलंपिक्स में ले जाना टीम को, तब भी खर्चा अलाउड है।
अब पीएम केयर्स जो है पिछले साल से ही आया है। पीएम केयर्स में अगर आपने खर्च किया है तो भी आपको आपका सीएसआर कंट्रीब्यूशन वैलिड माना जाएगा लॉ के अकॉर्डिंग। या फिर आप इंक्यूबेटर में पेमेंट कर रहे हैं, हालांकि ये इंक्यूबेटर्स जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी ही कर रही है। साथ ही साथ कुछ पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी हो गई, आईआईटी, या फिर जैसे कि आयुष मंत्रालय हो गया है, या फिर डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है, इनमें आप खर्चा कर रहे हो तो चलेगा। रूरल एरिया में कर रहे हो, स्लम एरिया में कर रहे हो, या डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए आप काम कर रहे हो तो आपको आपका सीएसआर अमाउंट इन फील्ड्स में आप खर्चा कर सकते हो। कौन सी एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते हो, तो ये है कि भारत के बाहर आप सीएसआर का खर्चा कर रहे हो तो वो नहीं है। आप खर्चा सिर्फ अपने एम्प्लॉयज़ के, कंपनी के एम्प्लॉयज़ के बेनिफिट के लिए कर रहे हो तो नहीं है। आप दूसरों के लिए भी करो और कंपनी के एम्प्लॉय के लिए भी करो। ऐसी पॉलिसी बनाओ जिसमें ज़्यादा लोग कवर हो पाए, जनरल लोग कवर हो पाए। वन ऑफ इवेंट हो गया, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैराथन के लिए खर्चा कर दिया आपने, या अवार्ड्स के लिए खर्चा कर दिया, स्पॉन्सरशिप ले ली, या एक बार की कोई चैरिटेबल कंट्रीब्यूशन कर दी है, तो वो वाली चीज़ भी नहीं मानी जाएगी। आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी पॉलिटिकल पार्टी को जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहे हो तो वो भी नहीं चलेगा, वो भी सीएसआर में एप्लीकेबल नहीं होएगा। और साथ ही साथ किसी एक्ट और स्टैट्यूट के कारण आपको पेमेंट करना पड़ रहा है, खर्चा करना पड़ रहा है, हो सकता है उस लॉ के कारण वो चैरिटेबल हो, लेकिन अगर चूंकि उस लॉ के कारण करना पड़ रहा है तो अलग से वापस से आपको सीएसआर का अमाउंट करना पड़ेगा। इनफैक्ट ये भी है कि जो कंपनीज़ है जो R&D कर रही है अभी कोविड-19 के ड्रग्स, वैक्सीन और मेडिकल डिवाइसेस के लिए, वो अगर जो खर्चा कर रही है R&D के लिए फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021, 22, 23, तो उनको जो R&D के लिए खर्चा है उसे मान लिया जाएगा कि उन्होंने शेड्यूल 7 के अकॉर्डिंग किया है, और उन्हें प्रॉपरली डिस्क्लोज करना पड़ेगा एनुअल रिपोर्ट में और बोर्ड रिपोर्ट में कि उन्होंने इस टाइप से किया है। अब सीएसआर इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है, यूजुअली क्या करती कंपनी जो है, पैसा जो इकट्ठा होता है उनका लाखों में, करोड़ों में, वो या हज़ारों में, जैसी भी कंपनी है, नेट प्रॉफिट जैसा आ रहा है एवरेज उसके हिसाब से, तो उन्हें जो है वो या तो खुद एक पॉलिसी बना के खुद कंपनी ही खर्च कर सकती है, या फिर एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन हो गई, कोई रजिस्टर्ड ट्रस्ट हो गई, सोसाइटी हो गई है, या सेक्शन 8 कंपनीज हो गई है, एनजीओ है जो वर्क कर रही है उनके लिए। हाउएवर अब इन टाइप की ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ, इनको भी अगर सीएसआर का अमाउंट लेना है तो उन्हें CSR 1 फॉर्म में रजिस्टर होना पड़ेगा। CSR 1 फॉर्म से MC की साइट पे जाके रजिस्टर होना पड़ेगा, उन्हें यूनिक CSR नंबर मिलेगा, और तभी वो चैरिटेबल कंट्रीब्यूशन कंपनी से ले सकते हैं, CSR का पेमेंट ले सकते हैं और इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आप साथ ही साथ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर भी CSR प्रोजेक्ट्स पे वर्क कर सकते हो, दूसरी कंपनी के साथ कोलैबोरेट करके भी CSR प्रोजेक्ट्स में वर्क कर सकते हो। इस तरीके से कर सकते हो कि अपनी कंपनी खुद ही खुद के लेवल पे ही खर्च कर रही है, और CFO या जो पर्सन है वो कर रहा है कि CSR के लिए खर्चा कर रही है। इस तरीके से कंपनी खर्च कर सकती है। CSR कमेटी का क्या रोल है, वो ये देखती है कि शेड्यूल 7 के अप्रूव्ड एरिया में ही कंपनी खर्चा कर रही है CSR का, साथ ही साथ प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम प्रॉपरली काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, साथ ही साथ यूटिलाइजेशन ऑफ फंड प्रॉपरली हो रहा है, और साथ ही साथ टाइमली इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। मॉनिटर करेंगे वो प्रोजेक्ट्स और रिपोर्ट करेंगे कि किस तरीके से प्रोजेक्ट कर रहे हैं। अब CSR का एक्सपेंडिचर जो है वो आपको बता दूं कि किन किन चीज़ों में कैसे कैसे करना है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जो हो गए हैं, यानी कि डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, वो लोगों के लिए नहीं हो पा रहे हैं, तो आप 5% से ज़्यादा का एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड नहीं कर सकते हो। आप अगर उससे ज़्यादा कर रहे हो तो गलत कर रहे हो। साथ ही साथ अगर सरप्लस अमाउंट CSR का कुछ बच जाता है या कुछ कमाई हो जाती है CSR एक्टिविटी से, तो वह वापस से आपको अनस्पेंड CSR अकाउंट में डालना पड़ेगा, और उसको विदिन 6 मंथ्स आपको खर्च करना पड़ेगा। अगर कंपनी ने एक बार ज़्यादा खर्च कर दिया, एक साल किसी कैपिटल एसेट खरीद लिया ये, तो वो आगे सालों में सेट ऑफ कर सकती है, आगे के 3 सालों में वो सेट ऑफ कर सकती है। CSR की रिपोर्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड रिपोर्ट में हमें डिस्क्लोज करना पड़ेगा, फॉरेन कंपनीज अपनी बैलेंस शीट में डिस्क्लोज कर देगी, और अगर 10 करोड़ से ज़्यादा का ऑब्लिगेशन बन रहा है CSR का, तो इम्पैक्ट असेसमेंट करवाना पड़ेगा उस कंपनी को।
साथ ही साथ CSR एक्टिविटी के बारे में कंपनी को अपनी वेबसाइट पर डिस्क्लोज़ करना पड़ेगा कि ये सारी चीज़ें। और अगर CSR का अमाउंट स्पेंड नहीं होता है तो उन्हें अनस्पेंड CSR अकाउंट में डालना पड़ेगा। कारों में यानी कि ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिटर की ये है कि क्या अनस्पेंड अमाउंट जो है CSR का वो विद इन 6 मंथ दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र किया है कि नहीं किया है, वो वाली चीज़ करनी है।